दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे मर्द की है जिसने एक गैर औरत की बातों में आकर अपना हंसता बसता घर बर्बाद करके रख दिया। एक गैर औरत को अपनी बीवी पर फौकियत देने लगा, यहाँ तक कि जब उसकी बीवी हामिला हो गई तो वह उसके कदमों में गिरकर रो रोकर हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि मुझे तलाक मत दो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मर्द तो औलाद की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, औरत की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देते हैं। मेरे इस बच्चे की खातिर मुझे अपने साथ रख लो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, ये दुनिया मुझे रुला कर रख देगी। मगर वह उसे धुतकार चुका था, कहने लगा कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे जिससे शादी करनी है उसने निकाह की शर्त ये रखी है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। गुजरावाला के शहजाद और हामना की यह कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो चलिए आज की ये दर्द भरी कहानी हम शहजाद की ज़बानी आपको सुनाते हैं, जिसने खुद अपने साथ गुजरने वाले इन वाकयात का हमसे जिक्र किया। शहजाद बताने लगे कि मैं शुरू से ही बेहद हैंडसम और मॉडर्न किस्म का लड़का था। मैंने जैसे ही होश संभाला और यूनिवर्सिटी में कदम रखा तो ये सोचा कि बस एक खुशशक्ल मॉडर्न किस्म की लड़की से ही शादी करूंगा, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, खुद मुख्तार हो मेरे साथ पार्टियों में जाए। मैं एक आजाद ख्याल लड़का था, मगर वहीं अगर मैं अपने घर वालों के बारे में बताऊं तो वे लोग काफी पुरानी सोच रखने वाले, पुरानी रस्मों और रीत रिवाज निभाने वाले थे। अपने पूरे खानदान में मैं वह अकेला लड़का था जो सिर्फ 12 जमातें पढ़कर पढ़ाई छोड़कर वहीं आबाओ अजदाद का धंधा कारोबार संभालने नहीं बैठ गया था, बल्कि मैं एक बड़ा अफसर बनना चाहता था, एक अच्छी नौकरी करना चाहता था और शहर में सेटल होना चाहता था। इसी के साथ ही यह भी बताता चलूं कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उनसे मोहब्बत भी बहुत करता था। जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो डिग्री मिलते ही मेरी एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई। जब मैं कंपनी की तरफ से मिलने वाली गाड़ी में बैठकर अपने गांव में गया तो मेरे अम्मी अब्बू ने खुशी से घर की तरफ जाने वाली पूरी गली में झंडियां लगा रखी थीं। बड़े शानदार अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया गया। पूरे गांव में खुशी से मेरे माँ बाप ने मिठाई बांटी थी। मेरे चाचा, मामा, फूफी सब उस वक्त मेरे घर में मौजूद थे। जब इस खुशी के मौके पर जो हरकत मेरे अब्बू ने की, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। सारे मेहमानों के सामने मेरे अब्बू ने एक नजर मुझे देखा और फिर मुस्कुराकर कहने लगे कि मैं इस खुशी के मौके पर आप सबके सामने अपने बेटे की मंगनी करना चाहता हूँ। अरे इससे बढ़कर बेहतर मौका कौन सा हो सकता है। सारे खानदान भर की दावत तो वैसे ही मेरे घर पर है, ऐसे में मेरे बेटे शहजाद की बचपन की मंगेतर हामना से मैं चाहता हूं कि सबके सामने एक मर्तबा बात पक्की हो जाए, ताकि अगले महीने में कोई तारीख रखकर इन दोनों की शादी करवा दें। मेरे तो पूरे वजूद में कर्ज सा दौड़ गया था। मैंने हैरत से अब्बू को देखा। मैं कहने लगा कि अब्बू जी आप क्या कह रहे हैं, मैं तो अपनी एक कलीग को पसंद करता हूँ। वह शहर में रहने वाली थी, बड़ी खूबसूरत थी, मगरिबी लिबास पहना करती थी, हर वक्त मेकअप करके रखती थी, बाल खुले बल खाते उसकी कमर पर झूल रहे होते थे। वह बिल्कुल मेरी सोच के अक्स के मुताबिक थी। मैंने तो सोच लिया था कि अपने माँ बाप को उसके घर शादी के लिए भेजूंगा, मगर बगैर मेरी रजामंदी जाने मेरे अब्बू ने अपने भाई की यतीम लड़की से मेरा रिश्ता तय कर दिया। हामना उस वक्त हमारे घर में ही मौजूद थी। मुझे देखकर शर्मा रही थी और मैं उसकी सांवली रंगत और भारी वजूद देखकर जी भरकर कराहत महसूस कर रहा था। मुझे उलझन हो रही थी। अगर उस वक्त सारे मेहमानों के सामने मैं बोलता तो मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो जाती। मैं चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। जैसे ही मेहमान गए तो मैंने खामोशी खत्म की और गुस्से से अपने अम्मी अब्बू से कहने लगा कि यह क्या हरकत की है, मुझसे पूछे बगैर आप मेरा रिश्ता हामना से कैसे तय कर सकते हैं। हामना कहीं से भी मेरे साथ मेल नहीं खाती, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपने देखा है उसे, मैं बिल्कुल गोरा चिट्टा दूध जैसा सफेद हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ, जिम जाता हूँ। अरे मुझ पर शहर की कितनी ही लड़कियां मरती हैं और आप इस लड़की से मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं जो अपने वजूद का ही तवाजुन बरकरार न रख सकी। वह तो वजन में और जिस्म में मुझसे भी डबल है। कुछ खुदा का खौफ करें, मेरा अपना एक सोशल सर्कल है। इस घर में उसका काम ही सारा दिन मवेशियों की देखभाल करना था। मैं तो उससे घिन खाकर रह गया। ऐसी लड़की से भला कहाँ मुझे कोई कशिश महसूस हो सकती थी। मैं अंदर जाकर बैठा तो फौरन चाची की भाभी अपनी जवान खूबसूरत बच्चियों का तारुफ करवाने लगी और देखने में वे मुनासिब थीं, खुशशक्ल थीं। मगर मेरे अब्बा ने तो मेरी जिंदगी इस हामना नामी बला से बांध दी थी। न जाने क्या सोचकर वे मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। मैंने बहाने से चची से कहा कि मैं हामना से अकेले में बात करना चाहता हूँ। चची थोड़ी झिझकी थी, फिर कहने लगी कि ठीक है बेटा, तुम छत पर जाओ, मैं हामना को वहीं भेजती हूँ।
मैं छत पर बिल्कुल संजीदगी के साथ खड़ा दूर खेतों पर नजर जमाए हुए था। जब थोड़ी देर बाद हामना ऊपर आई, उसने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था, आंखों में काजल लगा रखा था। उसके घुंघराले बाल जो उसकी गर्दन से ही चिपके हुए थे, उन्हें खोल रखा था। दुपट्टा सर पर ले रखा था और उसने मेकअप भी कर रखा था। बड़ी ही अजीब लग रही थी। जैसे ही मुस्कुराकर मेरे पास आए और मुझसे मेरा हाल पूछने लगी, तो मैंने उसे देखकर इंतहाई संजीदगी से कहा कि देखो हामना, मुझे तुमसे किसी तरह का कोई मसला नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में एक एहसास रखता हूँ, क्योंकि तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो। लेकिन मैं कभी भी तुम्हें अपनी बीवी के रूप में कबूल नहीं कर सकता। तुम खुद देखो कि तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। न तुम मेरे साथ खुश रह सकती हो और न मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ इस रिश्ते में बंध नहीं सकता। मैं तुम्हारी अच्छी से अच्छी जगह शादी करवा दूंगा, लेकिन प्लीज तुम मुझसे शादी के लिए इनकार कर दो। मेरी इस बात पर हामना का चेहरा बिल्कुल संजीदा हो गया था। कहने लगी कि यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अगर मर्द होकर इनकार नहीं कर सकते तो मैं लड़की होकर कैसे इनकार कर सकती हूँ? आप तो मर्द हैं, अगर कहेंगे कि मुझे शादी नहीं करनी तो आपके माँ बाप आपकी शादी वहां करवा देंगे जहां आपका मन होगा। मगर देखिए, अगर मैंने इनकार किया तो 100 बातें बनेंगी। मामू और मामी ने मुझे मार मार कर कत्ल ही कर देना है। वे तो यही समझेंगे कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, किसी और लड़के के पीछे हूँ। जानते तो हैं कि समाज एकदम से लड़की के किरदार पर बातें करने लगता है। वह एक ही सांस में बोल रही थी और मुझे एकदम से हंसी सी आ गई। मैं कहने लगा कि तुम्हारी शक्ल देखकर भला कौन तुम पर लाइन मारेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। मुझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मेरे ऐसा कहने के बाद हामना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए वहां से जा चुकी थी और मैं खड़ा ये सोचने लगा कि शायद अपनी यह बेइज्जती सहने के बाद ही वह मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर देगी। मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। घर में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। मेरे घर से लेकर हामना के घर तक पूरी गली को फिर से सजा दिया गया। यह ऐसी शादी थी जिसमें सिर्फ मैं ही खुश नहीं था। मेरे दिल में हामना के लिए नफरत दिन ब दिन बढ़ने लगी। मैं सोच चुका था कि इस लड़की को मैं कभी भी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा और जितना हो सकेगा मैं उसे सिर्फ अजियतों से दो चार करूंगा। ये खुद ही मुझसे तलाक लेकर भाग जाएगी। इसे मेरी आराम से कही हुई बात समझ नहीं आई थी। बहरहाल कड़वा घूंट ही मैंने भर लिया और हामना से निकाह कर लिया। हामना दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी। जैसे ही मैं कमरे में आया और एक नजर हामना पर डाली तो एक पल को मेरी आंखें जैसे उसके वजूद पर टिक सी गईं। क्योंकि भले ही वह सांवली रंगत की मालिक थी, मगर फिर भी उसमें कशिश जरूर थी। उसकी मोटी गहरी सुरमई आंखें और घुंघराले बाल वाकई दुल्हन के रूप में उस पर जच रहे थे। मगर उस वक्त तो मुझ पर बस गुस्सा सवार था। दरवाजा बंद करके मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया और चुटकी बजाकर कहने लगा, उठो, मेरे बेड से क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? क्या समझती हो कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में अपना लूंगा? हरगिज नहीं। देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। तुम उस पल को तरपोगी जब तुम मेरे निकाह में आई। वह सहम कर रोने लगी और रोकर कहने लगी कि इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे आपसे शादी करनी है। घर वालों के आगे जैसे आप मजबूर थे वैसे मैं भी मजबूर थी। आप फिक्र मत करें, आपको मेरे इस मोटापे से नफरत है ना, और मेरी सांवली रंगत से तो फिक्र मत करें। मैं खुद को बिल्कुल वैसा बना लूंगी जैसा आप चाहते हैं। मैंने भी पूरी 10 जमातें पढ़ रखी हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन खुदा का वास्ता है, मेरी अम्मी के सामने कोई ऐसी बात मत कीजिएगा। जानते तो हैं ना कि मेरी अम्मी ने कितनी मुश्किलों से मुझे ब्याहा है। वह हमदर्दी भरे लहजे में यह बात कर रही थी और मैं तल्ख कलामी करते हुए कहने लगा कि हाँ, तुम जैसी को कोई अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए तुम्हारी माँ ने रो रो कर मेरे माँ बाप को इस कदर मजबूर कर दिया कि वह मुझ जैसे लड़के को तुम्हारे साथ ब्याहने पर रजामंद हो गए। मैंने उसे अपने बिस्तर से हटा दिया। खुद मैं फ्रेश होने के बाद बेड पर सोया था और हामना सारी रात फर्श पर बैठी रही, दीवार से टेक लगाए रोती रही। अगली सुबह ही मैंने अपने माँ बाप से कह दिया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे वापस शहर जाना है। मगर अम्मी काफी नाराज होने लगी। कहने लगी कि बेटा, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कैसे जा सकते हो? अच्छा, ऐसा करो कि अपनी बीवी को भी अपने साथ ही ले जाओ, ये भी शहर घूम फिर लेगी। वह क्या कहते हैं, हाँ, तुम्हारे साथ यह हनीमून मना लेगी। मगर मैंने एक हकारत भरी नजर उस पर डालने के बाद अपनी माँ को देखा। फिर कहने लगा कि आपकी लाडली बहू है ना, इससे बहू बनाकर लाना चाहते थे, अब ले तो आए हैं तो रखिए संभाल कर इसे अपने पास। मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जीऊंगा जैसे पहले जीता था।
इतना कहकर मैं घर से निकल आया। मेरा शहर में अपना कंपनी की तरफ से दिया हुआ घर भी था, लेकिन मैंने इस बारे में अपने माँ बाप को इसलिए नहीं बताया कि कहीं वो इस औरत को मेरे साथ ही ना भेज दें। 15 दिनों की छुट्टी के बाद मैं वापस जब काम पर आया तो नीलम मुझसे नाराज हो रही थी। फ्री टाइम में मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी कि कहाँ चले गए थे। आप जानते हैं मेरा आपके बिना दिल नहीं लगता और किसी के साथ मेरी इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं है। वहीं मुझे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जिन्हें सुनकर मुझे घबराहट हो रही थी। जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मगर यहाँ पर तो सकल में यह बात फैल चुकी थी कि आपने अपने माँ बाप के कहने पर गांव में शादी कर ली है। तो क्या मेरे साथ यह सब कुछ एक धोखा था, फ्रॉड था? क्या आपके वो मेरे साथ किए गए वादे सब कुछ एक ड्रामा थे? नीलम ने जब ये अल्फाज कहे तो मेरा जी चाहा कि मैं अभी जमीन में गायब हो जाऊं। मैंने नीलम के हाथ को थामा, फिर कहने लगा, नहीं नीलम, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरी दुनिया हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता और ना ही मुझे अपनी बीवी में किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी है। तुम जानती हो वो कैसी है। तुम्हें अगर मैं उसकी तस्वीर दिखाऊं तो तुम हंसोगी। मैं तो क्या, दुनिया का कोई लड़का भी उसमें दिलचस्पी महसूस नहीं कर सकता। नीलम जो रो रही थी, जब उसने हमना की तस्वीर देखी तो वो तो हंसने लगी। कहने लगी, मैं समझ रही थी पता नहीं वो कितनी खूबसूरत लड़की होगी जिससे तुमने शादी कर ली होगी, मगर ये तो बेहद बदसूरत लड़की है। तुम इससे निकाह करने के लिए मान कैसे गए? मैं उससे पूरी कहानी बताने लगा कि माँ बाप की खातिर मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी है। चंद रोज यूं ही गुजरने लगे। मैंने उस रोज नीलम को अपने घर बुलाया था। जब भी मैं उसे देखता तो मुझे बार बार अजीब से वहम आते थे। मैं नीलम को पाना चाहता था और वो भी मेरे बेहद करीब थी। मैंने उसे अपने फ्लैट में ले आया। हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। हम सोफे पर बैठे थे। मैं अपना हाथ नीलम के बालों में घुमा रहा था। हम मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। पिज्जा भी ऑर्डर किया था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने नीलम को वहीं बिठाया और जैसे ही दरवाजे के पास आकर छोटे से होल से देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाहर मेरे अम्मी, अब्बू और हमना खड़े थे। मैं ऐसा था जैसे मेरा दिल धड़कना भूल चुका हो। बाहर मेरी बीवी और माँ बाप खड़े थे और अंदर मैं नीलम के साथ बैठा एंजॉय कर रहा था। मैं घबरा गया। मैं नीलम के पास आया और उसे सारी हकीकत से आगाह किया। परेशान तो वो भी हो चुकी थी, मगर मुझे यूं घबराया हुआ देख कहने लगी, तुम मर्द हो, मर्द बनो। अपने माँ बाप को बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। वो यहाँ से चले जाएं। अब मैं इस लड़की को क्या बताता कि अपने माँ बाप के साथ मैं यूं ज़बानदराज़ी नहीं कर सकता। मैंने नीलम की मिन्नतें की और फिर किसी तरह उसे अपने कमरे के वॉशरूम में छुपा दिया और कहा कि जब तक मैं न कहूं बाहर मत निकलना। इसके बाद ही मैं दरवाजा खोलने गया था। अम्मी, अब्बू तो मुझे सीने से लगाकर बहुत खुश थे और फिर हमना भी अंदर दाखिल हो गई। अम्मी ने तो मेरा कान मरोड़कर कहा कि बताया क्यों नहीं तुमने कि शहर में इतना प्यारा घर ले रखा है। बच्चे तो अपने माँ बाप को खुशी से अपनी कामयाबियां बताते हैं, मगर शहर में आने के बाद तो इतना बदल गया कि हमें इस घर का नहीं बताया। नहीं रहेंगे हम तुम्हारे घर में आकर, मगर कम से कम हमें बताते तो सही। अम्मी की बात सुनकर मैंने उन्हें सीने से लगा लिया और कहने लगा कि नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। बस अभी कुछ रोज पहले ही फ्लैट मुझे मिला है। ये मेरा अपना थोड़ी है, कंपनी की तरफ से मिला है। जब अपना लूंगा तभी तो आप लोगों को बताऊंगा। अम्मी अब्बू को जैसे तैसे मैं मना चुका था। हमना भी अपनी मोटी मोटी आंखों से आसपास देख रही थी कि ना जाने कब वो मेरी आंखों से बचकर कमरे में चली गई। मैंने तो बाहर अम्मी अब्बू के लिए वो खाना जो मैं नीलम के लिए लेकर आया था वो उनके सामने लाकर रख दिया। हमना मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी तो मैं अम्मी से पूछने लगा कि आपकी बहू किधर गई है। वो कहने लगी कि वो तो कमरे में अपना सामान रखने के लिए गई है। मैं घबराया था। सामान मतलब वो सामान यहाँ पर क्यों लेकर आए है? मेरी अम्मी तुरंत माथे पर बल डालकर कहने लगी कि ऐसे तो नहीं काम चलने वाला। तुम महीनों महीनों गांव का चक्कर नहीं लगाते और तुम्हारी बीवी क्या वहां मेरा और तुम्हारे अब्बा का मुंह तकने के लिए आई है? वो भी यहीं तुम्हारे साथ रहेगी। ये तो भला हो तुम्हारे दोस्त का, जो चंद रोज पहले तुमसे मिलकर वापस गांव आया तो उसने बताया कि तुम्हें तो यहाँ पर ये घर मिल चुका है। अब तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ रहेगी। अपना सामान तुम्हारे कमरे में रखने के लिए गई है। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ चुका था। फौरन कमरे में गया कि कहीं हमना नीलम को देख ना ले, मगर मेरे जाने से पहले ही वो दोनों आमने सामने खड़ी थीं। जैसे ही हमना कमरे में आई थी तो हमना को देखकर नीलम भी बाथरूम से बाहर निकल आई। फिर कहने लगी कि तुम अपनी औकात में रहना, खबरदार जो मेरे शहजाद पर किसी भी तरह का हक जमाने की कोशिश की
वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। वो तुम्हें तलाक अभी देगा। हमना की रंगत बिल्कुल सर्द पड़ चुकी थी। वो सदमे से कभी मुझे देखती और कभी उस लड़की को। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी उसे झिड़क दिया कि खबरदार, अब रोकर कोई तमाशा लगाया तो मेरी अम्मी अब्बू को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए और तुम अपना सामान लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ नहीं रखने वाला। वो हम दोनों की झिड़की खाकर आंसू साफ करते हुए बाहर जाकर बैठ गई। मैंने उसे कितनी बार बहाने से कहा कि जब अम्मी अब्बू वापस जाएंगे तो तुम भी साथ वापस जाना बहाने से, मगर 2 रोज बाद जब अम्मी अब्बू जाने लगे तो हमना ने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा मेरे साथ खड़े होकर मेरा बाजू पकड़कर कहने लगी, मेरा घर तो वही है जहां पर मेरा शौहर रहता है, मैं इनके साथ ही रहूंगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने गुस्से को जब्त किया। कुछ देर बाद अम्मी अब्बू हम दोनों को ढेरों दुआएं देते हुए वापस गांव चले गए और मैं हमना को खुद से दूर झटक चुका था। मैं कहने लगा, खबरदार मुझे छूने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता ही नहीं हूँ। मगर वो ढीठ बनी कहने लगी, कैसे नहीं मानते? अरे आप बारात लेकर मेरे घर तक आए थे, जितनी धूमधाम से शादी हम दोनों की हुई है, पूरा गांव जानता है कि हमारी शादी हुई है। आपने 10 लोगों के बीच मुझे कबूल किया था। इसके बाद मैंने उसका मुंह दबोचकर उसे दीवार के साथ लगा लिया और कहने लगा, क्यों खुद को झूठी तसल्ली दे रही हो, खुशफहमियां पाल रही हो? जितना जल्दी हो सके हकीकत तस्लीम कर लो। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है और जो है वो मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। हमना जो मेरे सामने बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, मेरे सख्त लहजे पर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे तो वो रोते हुए भी बेहद बदसूरत लग रही थी। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा और फोन पर नीलम से बात कर रहा था तो वो मेरे कमरे में आकर मुझे देखती रही। जब मैंने फोन बंद किया तो कहने लगी, मैं आपकी बीवी हूँ, आपके साथ वक्त गुजारने, हंसी मजाक करने और आपसे मोहब्बत की बातें करने पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों नहीं करते? आप मेरा हक बाहर की औरत को कैसे दे सकते हैं? कुछ इस तरह ये बात बोली तो मैंने तंजिया मुस्कुराकर अपने मोबाइल से नीलम की एक तस्वीर निकाली और तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। बिल्कुल हैंडसम एंड स्मार्ट, लंबे घने बाल, वो बिल्कुल एक मॉडल की तरह थी। वो बेहद खूबसूरत थी। और फिर मैं कहने लगा, देखो इसको और खुद को आईने में। मैं हमना का हाथ खुद पकड़कर आईने के सामने खड़ा कर चुका था। मैं कहने लगा, अपना वजन देखो और फिर मेरी नीलम को देखो, अपनी और उसकी रंगत देखो, कितना फर्क है तुम दोनों में। इसके बावजूद तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार और मोहब्बत की बातें करूं। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे लेकिन वो लबों से मुस्कुरा रही थी। मुस्कुरा कर कहने लगी, अच्छा तो आपको सफेद चमड़ी पसंद है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी क्रीम लगाकर फेशियल करवाकर सफेद हो जाऊंगी। आजकल तो ऐसे इंजेक्शन भी मिल जाते हैं जिन्हें लगवाने से इंसान सफेद हो जाता है। और फिर आपको ऐसी स्मार्ट लड़कियां पसंद हैं, तो ठीक है, मैं आज से भूखा रहना शुरू कर दूंगी, बिल्कुल दुबली पतली हो जाऊंगी, फिर तो आप मुझे पसंद करेंगे ना। उसकी ये बातें मुझे उस वक्त जहर लग रही थी। मैंने उसे कंधे से झटक कर कहने लगा, दफा हो जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। बाहर लॉन्च में ही सोई थी, उसने दूसरे कमरे में जाने की भी जहमत न की। वक्त यूं ही गुजरने लगा और मैं उसके सामने ही नीलम से घर आकर बात किया करता था। मैं साथ साथ ये भी नोट कर रहा था कि उसने कई तरह की क्रीम और लोशन लगाना शुरू कर दिए हैं। सुबह जब नाश्ते का वक्त होता तो वो हल्का फुल्का नाश्ता करती थी। दिन के वक्त तो मैं घर होता नहीं था, मगर रात को भी मैं खाना खाने बैठता तो बस मेरे पास बैठकर मुझे देखती रहती। मगर कभी उसने खाना नहीं खाया था, शायद वो डाइटिंग कर रही थी। इसके अलावा मेरे सारे काम जो कभी मैं खुद किया करता था वो सभी उसने संभाल लिए, जबकि मैं मौका मिलते ही उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक रोज जब मैं घर आया तो वो लॉन्च के बीचों बीच बेहोश पड़ी थी। उसे इस हालत में देखकर मुझे उसकी पहली बार फिक्र हुई थी। बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी। पहले तो मुंह पर पानी के छींटे मारे, जब न उठी तो जैसे तैसे मैं उसे सहारा देकर गाड़ी तक लाया। वो पहले से काफी कमजोर भी हो चुकी थी। जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर का कहना था कि इन्हें काफी कमजोरी का सामना करना पड़ा है। ऐसे लग रहा है जैसे ये ठीक से खुराक नहीं ले पा रही हैं। न जाने क्यों, मगर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई थी। घर आते हुए मैंने हमना को डांट कर कहा, मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम भूखा रहना और अपना रंग सफेद करना छोड़ दो। तुम जैसी हो वैसे ही रहो, मेरी खातिर बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना भी बदल जाओ
मेरे दिल में वो मकाम हासिल कभी नहीं कर पाओगी जो नीलम का है। सारे रास्ते वो रोती आई। घर पहुंचकर वो बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। खाना भी उसने नहीं बनाया था। 2 दिन तक मैं बाहर से ही खाना ऑर्डर करता रहा। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी, मगर अब उसने दोबारा न तो मुझसे किसी तरह की फरमाइश की थी और न ही बात करने की कोशिश की। एक रोज मुझे शदीद बुखार हो गया। मैं बुखार में तप रहा था और वो सारी रात मेरे सिरहाने बैठकर मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही। मैं बुखार में भी उसे डांट ही रहा था, मगर इसी दौरान न जाने किस पहर मैंने उसे बीवी का हक दे बैठा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो हमना मेरे पहलू में सो रही थी। उसे अपने इतना करीब देखकर मैं झटका खाकर उठा, उसे खुद से दूर करने लगा। ये क्या हरकत है? मैं उसे ही डांट रहा था, जबकि वो इस बार चेहरे पर सख्ती सजाकर कहने लगी, आपने खुद ही मुझे अपने साथ यहाँ बुलाया था और अब मेरी यूं तजील मत करें। मैं तो सिर पकड़कर बैठ चुका था। सोचा था कि अपने तमाम रिश्ते नीलम के साथ ही आगे बढ़ाऊंगा। बहरहाल तबीयत संभलने पर जब मैं ऑफिस गया तो नीलम ने भी शर्त रख दी कि बस अब तुम उसे तलाक दे ही दो। मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे घर वाले मेरे लिए आने वाले रिश्तों में से किसी भी रिश्ते को मुनासिब मानकर हाँ कर सकते हैं। इससे पहले कि तुम रिश्ता लेकर आओ, पहले उस जाहिल गवार बीवी को वापस गांव भेजो। बल्कि गांव क्यों भेजोगे, तुम उसे तलाक दोगे। मैंने नीलम से थोड़ा वक्त मांग लिया। नीलम की माँ को भी समझाया कि वो कुछ वक्त के लिए रुक जाए। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मेरी अम्मी की सीढ़ियां उतरते वक्त गिरने से टांग टूट गई। मेरे अब्बू भी बीमार रहने लगे थे। मैं हमना को लेकर जब गांव गया तो उससे सख्ती से कहा, तुम यहीं पर अम्मी अब्बू के पास रहोगी, उनका ख्याल रखोगी। यूं मैं खुद तो हर हफ्ते गांव का चक्कर लगाता ही था। अम्मी अब्बू तो साफ इनकार कर चुके थे कि हमारी जितनी जिंदगी है हम गांव में रहकर ही गुजारेंगे, शहरी हवा हमें रास नहीं आएगी। वहीं मैं उनकी तबीयत के बहाल होने का इंतजार कर रहा था कि कब उनकी तबीयत कुछ ठीक हो और मैं उन्हें ये बता सकूं कि उनकी भतीजी यही उनके पास रहेगी। मैं उसका खर्च भी उठाने को तैयार हूँ, मगर मैं दूसरी शादी अपनी पसंद की औरत से करूंगा। मगर इससे पहले ही मेरे अब्बू हार्ट अटैक से वफात पा गए और सदमे से 1 हफ्ते बाद मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गईं। मेरे लिए ये वक्त बड़ा ही तकलीफदेह था, तो मुझे वापस शहर भी जाना था और हमना तो सामान पैक करके पहले से ही तैयार थी कि वो मेरे साथ ही जाएगी। अब तो अम्मी अब्बू भी नहीं रहे थे। वहीं नीलम की तरफ से बार बार दबाव था कि तुम अपने साथ हमना को लेकर मत आना, उसे उसकी माँ के घर छोड़कर आना। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। माँ बाप के मरने के बाद मैंने हमना से साफ अल्फाज में कह दिया, देखो हमना, मैंने तुम्हें अब तक सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से अपना रखा था। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रोते हुए वो मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, ऐसा मत करे, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसके ये अल्फाज मुझे घबराने पर मजबूर कर गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने हमना की किरदारकुशी करना शुरू कर दी। गुस्से से उसे थप्पड़ मारकर कहने लगा, पता नहीं किसका गुनाह तुम अपने पेट में पाल रही हो और नाम मेरा लगा रही हो। तुम तो पिछले 3 महीनों से यहाँ गांव में आकर रह रही थी। क्या पता ये किसी और का बच्चा हो। हमना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, मगर शायद अपने किरदार पर लगा इल्जाम नहीं। पहली बार वो मेरे गिरबान तक आई थी। मुझे गिरबान से पकड़कर कहने लगी, खबरदार शहजाद, जो आपने मुझे या मेरे होने वाले बच्चे को गाली दी तो ये आपका हलाल का खून है। कुछ खुदा का खौफ कर लें। क्यों अपने लिए खुदा का अजाब नाजिल करवाना चाहते हैं? उतना ही बोले जितना बाद में सह सकें। मगर मैं उसे दूर झटक चुका था। ए कमीनी औरत, अपनी हद में रहो। जिसका ये खून है उसी को जाकर ये खुशखबरी सुनाओ। मैं हमना को छोड़कर शहर चला आया। उस घर को भी मैंने बेच दिया। हमना दोबारा चाची के साथ अपने मामा के घर रहने लगी। मैंने शहर में आने के बाद नीलम से शादी कर ली। अब मेरे पास पैसा था, मोहब्बत थी, सब कुछ था। एक अरसे तक मैंने नीलम के साथ पुरसुकून जिंदगी बिताई, मगर धीरे धीरे एक बेचैनी मेरे सर पर सवार होने लगी। नीलम का मिजाज बदलने लगा। मैं जब भी नीलम से बच्चे की ख्वाहिश करता तो वो टाल देती। हर बार ये कहती कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, बाद में बच्चे पैदा होते रहेंगे। तुम तो जानते हो कि मुझे बच्चे कुछ खास पसंद नहीं है। शादी को 5 साल बीत चुके थे। 5 साल बाद नीलम ने जब औलाद पैदा करने का सोचा तो डॉक्टर ने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो इस कदर दवाएं खा चुकी है कि अब दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। दुनिया के हर कोने से नीलम का इलाज करवा लिया जाए, लेकिन वो मां जैसे रुतबे को कभी पा ही नहीं सकती। ये सुनकर मुझे नीलम पर शदीद गुस्सा आया। हम दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगे।
क्योंकि मुझे बार बार अपना वो बच्चा याद आ रहा था, हमना याद आ रही थी। एकदम से मेरे दिल में अपनी पहली बीवी और होने वाले बच्चे की याद सताने लगी। 5 सालों से मैं उनसे गाफिल था, पता नहीं हमना जिंदा भी थी या नहीं। वहीं एक रोज जब मैं घर था तो अलमारी के ऊपर से मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली जिनमें साफ साफ लिखा था कि नीलम 2 मर्तबा प्रेग्नेंट हुई और दोनों ही मर्तबा उसने अपना बच्चा खत्म करवा दिया था। उसे बच्चों से कोई खास लगाव नहीं था, मगर इस कदर नफरत थी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जब नीलम घर वापस आई तो वो रिपोर्ट्स मैंने उसके मुंह पर मारी। वो भी थोड़ी घबरा सी गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैंने खुद ही अपने वजूद से वो सलाहियत खत्म करवा दी जिससे मैं मां बन सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोख से बच्चे जन्म ले। मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था। अगर आपको बच्चे चाहिए तो हम यतीमखाने से अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं। हर काम के लिए उसने पहले भी घर में मुलाजिमा रखी हुई थी। आज तक उसने प्यार से मेरे लिए खाना भी कभी नहीं बनाया था। भले ही हमना आइडियल लड़कियों जैसी नहीं थी, मॉडल जैसी नहीं दिखती थी, न ही उसका रंग सफेद था, मगर इसके बावजूद वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी। ये मेरे साथ मकाफात अमल था। मैं हीरे को छोड़कर कोयले के पीछे भागता रहा। नीलम ने मुझे धोखा दिया। मैंने वहीं खड़े खड़े नीलम को तलाक दे दी। इन 5 सालों में मैंने पलटकर हमना को नहीं देखा था, मगर वो अभी भी मेरे निकाह में थी। जब मैं वापस गांव गया और सीधा हमना के मामू के घर गया तो वहां पर उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं अपना मुंह पीटने लगा, रोने लगा। हमना की माँ यानी मेरी चाची तो वफात पा चुकी थी और उसके बाद हमना के कजिन्स और उनकी बीवियों ने मेरी बीवी और बेटे को नौकर बनाकर अपने घर में रखा हुआ था। 2 वक्त का खाना देकर उनसे नौकरों की तरह काम करवाते थे। मेरा बच्चा, जिसका आसाइशों में जीने का हक था, वो फटे पुराने कपड़ों में हमना के कजिन्स की औलाद की उतरन पहन रहा था। मैंने रोते हुए अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। तभी हमना वहां आए और बच्चे को मुझसे दूर करके कहने लगी, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप हमारे लिए मर चुके हैं, चले जाएं यहाँ से। मैं रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं हमना, खुदा का वास्ता, मुझे जो सजा मिलनी थी मिल चुकी है। मैं रो रो कर उसे बताने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया था, अपने बच्चे की हक तलफी की थी। देखो अल्लाह ताला ने मुझे कैसे सजा दी है। 5 साल से नीलम की तरफ से मिलने वाले इस धोखे ने मुझे होश दिला दिया है। मुझे अब तुम्हारे साथ अपना घर बसाना है। तकलीफों ने हमना का हुलिया बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। मैं उसे लेकर शहर चला आया। उसका कहना था कि वो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि मेरा बच्चा एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। उसे तो कभी मुझसे वो हक नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी, मगर मेरा बच्चा अपने हुकूक हासिल कर सके। धीरे धीरे हमारी आपसी रंजिशें खत्म होने लगी और मुझे हमना हर एक चीज से बढ़कर लगने लगी। उसका खलूस, उसका अखलाक, उसकी मोहब्बत और अपनायत जैसे मेरी कुल कायनात बन गई हो। मेरा बच्चा आज मेरी जिंदगी है। मैंने सजदों में रो रो कर अल्लाह ताला से माफी मांगी। अपनी बीवी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गाली दी, मैं इस पर शदीद शर्मिंदा हूँ। बहरहाल वक्त ने हम दोनों को फिर से एक कर दिया। मगर मेरे प्यारे भाइयों, कभी भी गैर औरत के लिए अपना घर बर्बाद मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। वो अपने हुकूक तो माफ कर सकता है, लेकिन अपने बंदों के साथ होने वाली नाइंसाफी का बदला लेकर रहता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।